फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है केमिस्ट्री पॉइंट। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फैराडे के सेकंड लॉ पे। लेकिन फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हमने जो फैराडे के फर्स्ट लॉ में कुछ फॉर्मूले डेरिवेट किए थे उनको एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ में हमने क्या फॉर्मूला डेरिवेट किया था, देखिए हमने वहां कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर, ठीक है ना, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो प्रोडक्ट आपका डिपॉजिट होता है उस प्रोडक्ट का जो वेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जितना उसमें चार्ज फ्लो होता है। यानी वेट ऑफ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। यानी उस सर्किट में हम कितना चार्ज फ्लो करा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेट के। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो W इज इक्वल टू आपका आ जाता है Z इंटू क्यू। Z वहां पर हमने कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को। अब ये Z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, देखो हम यहां पर कहते हैं इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम देन W इज इक्वल टू Z। दैट मीन्स जब हम किसी सर्किट में या किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कराते हैं तो इलेक्ट्रोड पर जो भी वेट डिपॉजिट होगा वही किसकी वैल्यू होगी, Z की वैल्यू होगी। यानी Z इज इक्वल टू हमने कह दिया वेट डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। यानी सर्किट में जब हम 1 कूलम का चार्ज फ्लो कराएंगे तो जितना भी वेट डिपॉजिट होता है वो Z की वैल्यू होती है। ठीक, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए सपोज कीजिए आप, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं कि एक आयन है Mn, पॉजिटिव आयन है जो N इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक, और एक्सेप्ट करने के बाद ये रिड्यूस हो जाता है M मेटल में। ठीक, अब ये सब देखिए यहां पर कितने मोल इलेक्ट्रॉन है, N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। व्हेन Mn पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इट गिव 1 मोल ऑफ M। यानी M मेटल का 1 मोल कब देता है, जब N मोल क्या एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमको पता है कितना होता है, 96,500 कूलम। यानी हम कह सकते हैं कि N इंटू 96,500 कूलम चार्ज गिव कितना देगा, 1 मोल ऑफ M। M मीन्स यानी इसका जो एटॉमिक मास है या इसका जो मोलर मास है। अगर एटम है तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में जैसे क्लोरीन गैस या कोई भी गैस निकल रही है तो वहां पर हम मॉलिक्यूलर मास लेंगे। दैट मीन्स मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो N इंटू 96,500 कूलम गिव कितना मास देता है, जितना कि एटॉमिक मास होता है उस एलिमेंट का या उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। अगर मॉलिक्यूल है तो जितना भी मॉलिक्यूलर मास होता है। अब हम क्या करें, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज विल गिव कितना देगा, देखिए 1 कूलम ऑफ चार्ज विल गिव कितना देगा, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। देखिए मैं यहां पर मॉलिक्यूलर मास को ले रहा हूं तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय N इंटू 96,500 कूलम। यही तो होगा 1 कूलम चार्ज से कितना मेटल डिपॉजिट होगा या कितनी गैस का वॉल्यूम मिलेगा, जो भी है वो मिलेगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय N इंटू 96,500। और 1 कूलम चार्ज से जो भी डिपॉजिट होता है, जितना भी अमाउंट डिपॉजिट होता है वो किसकी वैल्यू होती है, Z की वैल्यू। यही तो है। यानी हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि Z इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 96,500 इंटू N। ठीक, ये हमारी Z की वैल्यू आ गई। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, इस Z की वैल्यू को हम यहां पुटअप कर देते हैं। Z की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में यहां पर पुटअप कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारे W इज इक्वल टू Z की जगह पर हम वैल्यू रख देते हैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन 96,500 कूलम इंटू N इंटू Q। यही तो है, Z की जगह पर रख दिया, Q को वैसे ही रख दिया। Q इज इक्वल टू IT होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, W इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 96,500 इंटू N इंटू I इंटू T। ठीक है ना। अब देखिए एक तो फॉर्मूला ये आपका बन गया कि जब आपको वेट निकालना हो कि इलेक्ट्रोड पर कितना प्रोडक्ट आपका डिपॉजिट हो रहा है वो आप इस फॉर्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की वो पता है, कितना, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हमने कितने टाइम तक पास कराया वो भी आपके पास होगा। T की वैल्यू होगी, I की वैल्यू होगी, मॉलिक्यूलर मास आपको पता होगा कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है,
वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट का एनालिसिस कैसे होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वजह से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की उससे आप बता सकते हैं कि एनोड पर क्या प्रोडक्ट है और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा और ये जो एन फैक्टर है ये आपका वैलेंसी हो जाएगी। ठीक, तो ये तो आपका W, यानी पहला जो फॉर्मूला हमारा आया, अगर मैं इसको यहां साइड में नोट करते हैं, देखिए हम सेकंड लॉ पढ़ने से पहले, तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो आपका बना, जो हमको आगे यूज न्यूमेरिकल्स में यूज करना होगा, वो बना आपका W इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाय 96,500 इंटू एन फैक्टर। पहला जो डेरिवेशन आया। अब देखिए इसको फिर से आगे थोड़ा चेंज करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर मास अपॉन जो एन फैक्टर है, देखिए मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन इज इक्वल टू आपका होता है इक्विवेलेंट मास। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास को अगर वैलेंसी से हम डिवाइड कर दें या एटॉमिक मास को वैलेंसी से डिवाइड कर दें तो आपका क्या निकल आता है, इक्विवेलेंट मास। तो हम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास लिख सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बना, देखिए W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाय 96,500 कूलम। ये आपका सेकंड फॉर्मूला बन गया। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास दिया है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ये इक्विवेलेंट मास दिया है तो इसका फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला यानी हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या बना, देखिए W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाय 96,500। ठीक, अब तीसरा फॉर्मूला देखिए, हम क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूलर मास को नीचे ले आते हैं, तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए W अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू I इंटू T अपॉन 96,500 इंटू एन फैक्टर। ये तो होगा, हमने मॉलिक्यूलर मास को नीचे ले लिया तो हमारा फॉर्मूला बना IT डिवाइडेड बाय 96,500 इंटू एन फैक्टर। अब आपको पता है कि ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मोल्स होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, W अपॉन एन को हम मोल्स लिख सकते हैं। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका I इंटू T अपॉन 96,500 इंटू एन फैक्टर। तो ये आपका तीसरा फॉर्मूला डेरिवेट हुआ। यानी थर्ड में अगर आपको मोल्स निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, N इज इक्वल टू I इंटू T अपॉन 96,500 इंटू एन फैक्टर। तो आपको यदि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, N इज इक्वल टू IT अपॉन 96,500 इंटू एन फैक्टर। ठीक, और अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए तो आप इजीली देखिए क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल में तो आप वेट निकाल सकते हैं। वेट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास। फिफ्थ आपका देखो, फिफ्थ फॉर्मूला क्या आएगा, आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं एसटीपी पे। एसटीपी पे गैस का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर। ये आपको पता है कि 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है एसटीपी पे वो 22.4 लीटर होता है। अगर आप इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें तो आप W की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और एसटीपी पे वॉल्यूम निकालना है तो ये तरीका, किसी अदर टेम्परेचर पर अगर आपको निकालना है तो आप PV इज इक्वल टू एनआरटी का यूज कर सकते हैं। ठीक, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी अपॉन P। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको न्यूमेरिकल सेक्शन में काम आएंगे कि कहां पर हमने न्यूमेरिकल को कैसा करना है। चलिए फिलहाल हम अपने फैराडे के सेकंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं कि फैराडे का सेकंड लॉ कहता क्या था। ठीक, तो फैराडे का सेकंड लॉ ये कहता था कि अगर हम 2 या 2 से अधिक सेल को, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं, कि फैराडे का सेकंड लॉ कहता था कि जब हम 2 या 2 से अधिक सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दें, यानी श्रेणी क्रम में उनको जोड़ दें। जैसे अगर सपोज करो हमारे पास 2 सेल हैं, ठीक है ना, एक सेल आपका ये है जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं और दूसरा सेल आपका ये है जिसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड यूज किए हैं। ठीक, तो फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर हम इन इलेक्ट्रोड्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, अब देखिए चलिए इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट कर देते हैं
और इन इलेक्ट्रोड को एक बैटरी के थ्रू आपस में कनेक्ट कर देते हैं, है ना, कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का नेगेटिव एंड, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड। अब ये हमने दो सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। अब ये ध्यान देना, जब हम किन्हीं सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज कनेक्शन का एक रूल क्या है कि इसमें जो करंट होती है आई वो सेम होती है ना, यानी इस सेल में जो करंट फ्लो होगी वो सेम करंट फ्लो होगी। ठीक, तो करंट सेम है, तो करंट जब हम सेम फ्लो करा रहे हैं तो जो टी है, जो टाइम है, वो भी सेम होगा। तो फैराडे का सेकंड लॉ कहता था कि इफ वी कनेक्ट टू और मोर सेल, ठीक है ना, इफ वी कनेक्ट टू और मोर देन टू सेल इन सीरीज, अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं दो या दो से ज्यादा सेल्स को और उसमें सेम करंट सेम टाइम के लिए फ्लो कराते हैं, तो इलेक्ट्रोड्स पर जो प्रोडक्ट डिपॉजिट होगा, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं आपके, इन इलेक्ट्रोड्स पे कुछ प्रोडक्ट डिपॉजिट होंगे। सपोज करो ये आपका, देखिए अब इसमें एनोड और कैथोड के बारे में पता करते हैं। ये नेगेटिव एंड है तो ये आपका कैथोड हो गया इस सेल का, और ये इस सेल का ये कैथोड है तो ये एनोड हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही ये पॉजिटिव एंड यहां अटैच है तो ये एनोड हो गया, ये इस सेल का एनोड है तो ये इस सेल का कैथोड हो गया। तो वो फैराडे क्या कहता है कि अगर हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दें, टू और मोर देन टू सेल, अगर हम उनको सीरीज में कनेक्ट कर दें तो उनके इलेक्ट्रोड्स पर जो वेट ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट है उसका जो वेट डिपॉजिट होगा वो किसके इक्वल होता है, उनके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है। सपोज करो ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रोड है, यहां पर जो वेट डिपॉजिट हो रहा है यानी जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो ए है, यहां पर आपका प्रोडक्ट बी फॉर्म हो रहा है, यहां पर प्रोडक्ट सी, यहां पर प्रोडक्ट डी। तो फैराडे का लॉ क्या कहता है कि वेट ऑफ ए, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए एंड इनका जो रेशियो होगा, यानी हम कह सकते हैं डब्ल्यू ए रेशियो डब्ल्यू बी रेशियो डब्ल्यू सी रेशियो डब्ल्यू डी इज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट मास, यानी जो डब्ल्यू ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई ए, यानी जो इसका इक्विवेलेंट मास है, रेशियो ई बी रेशियो ई सी एंड रेशियो ई डी। दैट मीन्स फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो कहता है कि अगर हम दो या दो से अधिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो इलेक्ट्रोड्स पर जो प्रोडक्ट डिपॉजिट होगा, उन प्रोडक्ट का जो वेट होगा वो उनके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है, यानी द रेशियो ऑफ वेट ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास, यानी जो प्रोडक्ट का जो इक्विवेलेंट मास है और जो प्रोडक्ट का वेट है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर हम बात करें कि सपोज करो ये जो आपका यहां आपके केवल दो ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, हम सपोज करते हैं, अभी तो हमने 4 प्रोडक्ट थे, अभी मैं इसको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा आपको पूरे एग्जांपल से। सपोज करो यहां जो प्रोडक्ट डिपॉजिट हो रहा है वो उसका वेट W1 है और यहां जो प्रोडक्ट आपका डिपॉजिट हो रहा है उसका वेट W2 है। तो ये क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ वेट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ प्रोडक्ट, दैट मीन्स W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, यानी उनका जो वेट होगा वो उनके इक्विवेलेंट मास पे डिपेंड करेगा। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट जो मास निकलता है आपका वो निकलता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी आगे बताता हूं। तो अगर हम फैराडे के सेकंड लॉ को कहें तो हम फैराडे के सेकंड लॉ को क्या कहेंगे, फॉर एनी सीरीज कनेक्शन, ठीक है ना, फॉर एनी सीरीज कनेक्शन, या हम कह सकते हैं इफ वी कनेक्ट टू और मोर देन टू सेल इन सीरीज पैटर्न देन द वेट ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना, कि हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ वेट ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट का जो वेट होगा उनका जो रेशियो है वो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल होगा। इसीलिए हमने कहा सपोज करो कि दो आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं W1 एंड W2, तो वेट ऑफ प्रोडक्ट 1
रेशियो वेट ऑफ प्रोडक्ट 2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ प्रोडक्ट 1 एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ प्रोडक्ट 2। ठीक, अब हम इसको देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू पे समझते हैं कि कैसे हम इसको समझें। देखिए मैं आपको बहुत इजीली तरीके से इसको आपको विद एग्जाम्पल समझाता हूं। सपोज कीजिए अभी तो हमने एक इमेजिनरी सेल लिए थे, मैं आपको दो एक्चुअल सेल दे रहा हूं कि सपोज कीजिए हमारे पास दो सेल हैं। ये फर्स्ट सेल है जिसमें आपके दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रोड सेकंड इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये दोनों इलेक्ट्रोड सिल्वर के हैं। सपोज कीजिए ये सिल्वर के इलेक्ट्रोड हैं और इनमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है AgNO3 का इलेक्ट्रोलाइट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का। दूसरा सेल है हमारे पास, देखिए ये सेकंड सेल है जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिलअप किया गया है और इलेक्ट्रोड आपके कॉपर के हैं। ये एक रिफाइनिंग प्रोसेस है। देखिए अभी आपको बताता हूं, ये दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के हैं और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया गया है वो है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन और ये है आपका AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, इन सेल्स को, ठीक है ना। तो सीरीज में कनेक्ट करना है, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया और एक बैटरी के थ्रू हमने इसको भी कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्ट हो गया, सीरीज कनेक्शन हो गया। अब आप ये ध्यान देना, ये नेगेटिव एंड है तो ये कैथोड हो गया, ये कहलाया कैथोड। ये पॉजिटिव एंड है तो ये आपका एनोड हो गया। अब ये इस सेल का एनोड है तो ये इस सेल का क्या हो जाएगा, कैथोड। ये इस सेल का कैथोड है तो ये इस सेल का क्या हो जाएगा, एनोड। ठीक, अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से ये बताएंगे कि एनोड प्रोडक्ट क्या होगा इस सेल में, या इस सेल में एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, यहां एनोड पे क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा। तो ये देखना, ये रिफाइनिंग प्रोसेस है। आप ये ध्यान देना, इसमें एनोड पे कुछ भी नहीं बनेगा, कि दोनों सेल्स में एनोड पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट कहां डिपॉजिट होगा, केवल कैथोड में। जैसे अभी मैंने इससे पिछले वाले एग्जांपल में क्या कहा था, फर्स्ट सेल में हमने ये लिखा था कि W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, ठीक है ना। एक तो हम कह रहे हैं कि W किस पर डायरेक्टली डिपेंड किस पर है, E पर। वो हमको यहां दिख भी रहा है, देखिए कि W किस पर डिपेंड कर रहा है, E पे। लेकिन हम इसको, ये जो हमने कहा कि W1 और W2 ये फर्स्ट सेल का प्रोडक्ट है, ये सेकंड सेल का प्रोडक्ट है, यही तो था। अब है क्या, चार इलेक्ट्रोड है, प्रोडक्ट कितने होने चाहिए, चार, क्योंकि एक एनोड पर डिपॉजिट होगा, एक कैथोड पे, फिर एनोड पे, फिर कैथोड पे, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन ये जो रिफाइनिंग प्रोसेस है, इस रिफाइनिंग प्रोसेस में एनोड पे कुछ भी डिपॉजिट नहीं होता। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये आपका फर्स्ट सेल है, ये आपका सेकंड सेल है, ठीक है ना। अब हम इन दोनों सेलों के बारे में बात करते हैं कि जो फर्स्ट सेल है और जो सेकंड सेल है उनमें एनोड पर प्रोडक्ट क्या होगा और कैथोड पर प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए यहां पर देखते हैं पहले फर्स्ट सेल में। फर्स्ट सेल में आप देखिए फिर से, ये एनोड, ये कैथोड। हमें पता है एनोड कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव, कैथोड कौन सा टर्मिनल होता है, नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर कौन सा आयन मूव करेंगे, हम केवल इस सेल की बात कर रहे हैं फर्स्ट। देखिए इसमें Ag पॉजिटिव आयन है और NO3 नेगेटिव आयन है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो एनोड है उसकी ओर एनाइन मूव करेगा, यानी यहां एक तो एनाइन मूव कर रहा है, NO3 नेगेटिव कर रहा है ना। दूसरा एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर भी ऑक्सीडाइज होने के लिए मूव करेगा, H2O करेगा ना। और तीसरा जो इलेक्ट्रोड है वो भी एक्टिव है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड। अगर प्लेटिनम लेते तो वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता, लेकिन सिल्वर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो सिल्वर भी पार्टिसिपेट करेगा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में। ठीक, ऐसे ही देखिए कैथोड पे देखते हैं। कैथोड कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल में कौन सा आयन मूव करेगा, पॉजिटिव। यानी यहां रिड्यूस होने के लिए सबसे पहले कौन सा आयन जा रहा है, पॉजिटिव। दूसरा क्या स्पीसीज है, वाटर। और तीसरा इलेक्ट्रोड खुद, क्योंकि इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट करेगा ना। इलेक्ट्रोड किसका है, सिल्वर का है, ये भी सिल्वर, ये भी सिल्वर। तो इतनी स्पीसीज हो गई। अब हमने करना क्या है, देखिए एनोड पर कौन ऑक्सीडाइज होता है, जिसका SRP लो होता है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, देखो एनोड पर कौन ऑक्सीडाइज होता है, जिसका SRP लो होता है। कैथोड पर कौन रिड्यूस होता है, जिसका SRP हाई होता है, जिसका SRP हाई होता है ना। अब हमको देखना है इनकी SRP वैल्यू, यानी
जो NO3 नेगेटिव है या जो आपका H2O है और जो आपका Ag है। ठीक, तो जो NO3 1 नेगेटिव है इसकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो इसकी पोजीशन है वो है 20 पोजीशन। ठीक है ना। ये वाटर कौन सा है, ऑक्सीडेशन वाला वाटर है। तो ऑक्सीडेशन वाले वाटर की जो पोजीशन होती है वो 21 होती है। ऑक्सीडेशन वाला जो वाटर है उसकी पोजीशन क्या होती है 21, और जो सिल्वर है सिल्वर की पोजीशन होती है 19। अब आप ये देखना, इसकी पोजीशन 20, इसकी 21, इसकी 19। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। तो क्या होगा 19, 20, 21। तो सबसे ज्यादा एसआरपी किसका है इन तीनों में, 21 वाले का। सबसे कम किसका है 19 वाले का। तो जिसका सबसे कम है वो ही यहां ऑक्सीडाइज होगा। कौन ऑक्सीडाइज होगा, Ag। Ag क्या करेगा, Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो एनोड पर कुछ नहीं बनेगा। एनोड से क्या हो रहा है, ये जो सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और सॉल्यूशन में आ जा रहा है Ag पॉजिटिव के फॉर्म में। आ रहा है ना। अब हम चलते हैं कैथोड पे। देखिए ये दोनों गायब हो गए। देखिए वाटर ने पार्टिसिपेट नहीं किया, NO3 नेगेटिव ने पार्टिसिपेट नहीं किया। पार्टिसिपेट किसने किया, सिल्वर ने। तो एनोड पर आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अब चलते हैं कैथोड की ओर। अब कैथोड पर क्या होता है, देखिए कौन रिड्यूस होता है, जिसकी एसआरपी हाई होती है। अब ये वाटर जो है इसकी पोजीशन 7 पोजीशन होती है। ये रिडक्शन वाला वाटर है ना। तो इसकी पोजीशन 7 होती है और सिल्वर की पोजीशन आपको पता है 19। चाहे Ag पॉजिटिव हो चाहे Ag हो, उसकी पोजीशन क्या है 19। कौन रिड्यूस होता है, जिसका एसआरपी हाई होता है। एसआरपी किसका हाई है, सिल्वर का। तो यहां क्या इक्वेशन होगी, जो Ag पॉजिटिव है वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और किस में कन्वर्ट हो गया, Ag में। यानी हमको केवल कैथोड प्रोडक्ट मिलेगा। कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा आपका, सिल्वर। यानी फर्स्ट सेल में जो प्रोडक्ट डिपॉजिट हो रहा है वो क्या है, Ag। तो यहां क्या कह सकते हैं, वेट ऑफ Ag कह सकते हैं ना। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। देखिए अब हम दूसरे केस में आते हैं, यानी सेल 2 में। सेकंड सेल की बात करते हैं। सेकंड सेल में देखिए एनोड पर क्या होगा। एनोड मींस कौन सा टर्मिनल आपका, पॉजिटिव। कैथोड मींस नेगेटिव। सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए एनोड पर कौन ऑक्सीडाइज होता है, जिसकी एसआरपी लो होती है। अब देखिए यहाँ एनोड पर कौन कौन मूव करेंगे, नेगेटिव आयन कौन सा है, SO4 2 नेगेटिव। वाटर भी मूव करेगा और जो कॉपर है वो भी ऑक्सीडाइज होने के लिए जाएगा। ऐसे ही देखिए कैथोड पे कौन से जाएंगे, कॉपर आयन जाएंगे, वाटर जाएगा एंड कॉपर जो इटसेल्फ जो आपका इलेक्ट्रोड है वो भी पार्टिसिपेट करेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। आपको केवल आयंस देखना है, देखो प्रोडक्ट बताना है। तो यहां कौन सा आयन है, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। अब एनोड कौन सा होता है, पॉजिटिव। कैथोड कौन सा होता है, नेगेटिव। अब अपोजिट आयन अट्रैक्ट करता है ना, तो Cu2 पॉजिटिव कहां को जाएंगे, कैथोड की ओर जाएंगे। अब हमको देखना क्या है, एसआरपी वैल्यू। तो SO4 2 नेगेटिव जो होता है इसकी एसआरपी वैल्यू 23 पोजीशन पे आती है ना। वाटर आपका जो ऑक्सीडेशन वाला वाटर है वो 21 पे आता है ना। ये आपका जो SO4 2 नेगेटिव है वो कहां पर आया, आपका SO4 2 नेगेटिव आया 23 पोजीशन पे, और जो वाटर है वो आया आपका 21 पोजीशन पे। और जो कॉपर है, ये कॉपर की पोजीशन जो होती है वो 16 पोजीशन पर होती है। अब आप ये पोजीशन आप अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चेक कर सकते हैं। ऐसे यहां देखिए कॉपर की पोजीशन 16 होगी ना, और वाटर की पोजीशन यहां 7th हो जाएगी क्योंकि ये रिडक्शन वाला वाटर है। अब एनोड पर कौन पार्टिसिपेट करता है, जिसकी एसआरपी वैल्यू लो होती है। सबसे लो किसकी है, कॉपर की। तो यहां क्या होगा, कॉपर ऑक्सीडाइज होगा Cu2 पॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और यहां कौन रिड्यूस होगा, जिसकी एसआरपी हाई होगी। एसआरपी किसकी हाई है, कॉपर की। तो Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। यानी यहां भी एनोड पर कुछ नहीं बनेगा, केवल कैथोड पर बनेगा क्या, कॉपर। तो हमारा जो फेराडे का लॉ है, सेकेंड लॉ, वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये जो हमने अभी सेल बनाया है इसमें ये कहता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रोड पे यानी फर्स्ट सेल में जो डिपॉजिट हो रहा है वो क्या है, सिल्वर। ठीक है ना। और जो सेकेंड सेल में जो डिपॉजिट हो रहा है प्रोडक्ट वो क्या है, कॉपर। तो वो कहता है वेट ऑफ सिल्वर, इनका जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सिल्वर एंड रेशियो ऑफ वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट। यानी हम इसको कह सकते हैं E ऑफ Ag
इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो ये कहता है, ये फेराडे का आपका सेकंड लॉ है कि जब हम दो या दो से अधिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे जो वेट आपका या प्रोडक्ट जो डिपॉजिट होगा, उन प्रोडक्ट का जो वेट होगा वो किसके इक्वल होता है, उनके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है, या उनका जो तुल्यांकी द्रव्यमान होता है उनके इक्वल होता है। अब ये आया कहां से, देखिए इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ये जो अभी हमने लिखा कि वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, इसको हम देखिए प्रूव कर सकते हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, ये तो था, इंटू I इंटू T, इक्विवेलेंट वेट इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाय कितना था, 96,500, ये तो था, ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसी को हम यहां देखो फर्स्ट केस में, फर्स्ट सेल में क्या था, वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाय 96,500। ऐसे ही सेकंड केस में क्या था, वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाय 96,500। अब हम इसको इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। यानी ये हमने फेराडे के सेकंड लॉ को प्रूफ किया। तो फेराडे का जो सेकंड लॉ था वो ये कहता है कि जब हम दो या दो से अधिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, उनमें इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टाइम के लिए फ्लो कराते हैं, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे जो प्रोडक्ट डिपॉजिट होता है उनका जो वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, उनके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है, जिसको हमने की प्रूफ किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो हमने फॉर्मूला लिखे, इन्हीं फॉर्मूला से हम नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे।